मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो माननीय गडकरी जी, माननीय वीके सिंह जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इस सदन की तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 2 दिन से लगातार मैं चर्चा सुन रहा हूं और चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी बोले सर कि ये विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, लेकिन इस 2 दिन की चर्चा में पूरे देश ने यह जरूर अनुभव किया कि विकास हुआ है। कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसने कि विकास की बात नहीं कही, जिसने डेवलपमेंट की बात नहीं कही, जिसने प्रधानमंत्री जी को प्रेज नहीं किया, जिसने माननीय नितिन गडकरी जी को प्रेज नहीं किया। और यह दिखाता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो विरोध में भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इस चीज का एहसास है कि पिछले 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का जितना विकास हुआ उतना 70 साल में कभी विकास नहीं। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदय, उसकी एक पीड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी कही। यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत जानकार हैं और उनको बहुत ज्यादा समझ है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे पिछड़े रह गए सर। और पिछड़े ये रह गए जो बचपन में हम कहानी सुनते थे, जो किताबों में सुने कि भारत तो अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। उसी तरह से हम तो अमीर हैं। झारखंड में माइंस मिनरल्स है, छत्तीसगढ़ में माइंस मिनरल्स है, उड़ीसा में माइंस मिनरल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हम गरीब रह गए। गरीब इसलिए रह गए कि हमको रोड नहीं मिला पिछले 60-65 साल में, और हमको पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट खत्म होने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि कहीं विकास हुआ, यदि पूरी दुनिया में सिंगापुर आज विकसित है, यदि ब्रिटेन विकसित है, अमेरिका विकसित है, चाइना विकसित है, तो उसमें पोर्ट और रोड का बहुत बड़ा योगदान है। और इन सारे चीजों से हम मरहूम रह गए। हमारे यहां से माइंस मिनरल्स तो निकला लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। और वही है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हुआ। और जब तक कि पूर्वोत्तर भारत का, हमारे पूर्वी भारत का और नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। चाइना पूरी वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भारत के पास मार्केट कौन सा है? भारत के पास साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है कि वो बर्मा में किस तरह से व्यापार कर सकता है, सिंगापुर में कैसे व्यापार कर सकता है, थाईलैंड में कैसे व्यापार कर सकता है, कंबोडिया, फिलीपींस कैसे जा सकता है, जापान कैसे जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कोई सोचा नहीं सर। मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि हमारी आजादी 1947 में और 1948 में बर्मा की आजादी एक साथ ही आई। और 1950-51 में नेहरू जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसमें एक एग्रीमेंट था कि हम यहां रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाएंगे। और वो 50 के बाद, मैं जब कहता हूं कि कांग्रेस एक बार कोई कमिटमेंट कर लेती है और उस कमिटमेंट से कैसे पीछे हटती है, उसके देश को विकास से उसकी कैसी चिंता नहीं थी, इसकी चिंता 1950 के बाद से 2002 तक कभी नहीं हुई। और 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उसने एक फैसला किया कि हम एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तहत ट्राइलेटरल रोड बनाएंगे, जो रोड की भारत, बर्मा और थाईलैंड को जोड़ेगा। आज तक 2008 में उसका रीनिगोशिएशन किया इस सरकार ने, 2004 में हमारी सरकार जाने के बाद, और 2014 तक इस पे कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस रोड पर काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है माननीय मंत्री जी, स्टील वेल रोड, हम चाइना बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करेंगे? यदि हमको साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट स्टील वेल रोड से मिल रहा है, जो कि 1942 में यूएस ने उसको कंसीव किया वर्ल्ड वार के लिए, और आज भी वो अधूरा है। स्टील वेल रोड जब तक यदि नहीं बनता है तो हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक नहीं जा सकते। न सिंगापुर जा सकते हैं, न कंबोडिया जा सकते हैं, न सिंगापुर जा सकते हैं। और मार्केट हमारा वो है। और चाइना जाने अनजाने हमारे मार्केट को, हमारे पड़ोसी को रोकने की कोशिश कर ही रहा है, हमको मार्केट नहीं दे रहा है। तो क्या आपके माध्यम से मैं सभापति महोदय भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या स्टील वेल रोड के लिए हम आगे नहीं बढ़े? जो लेडो आसाम से चलता है, वो बर्मा में जाता है और यूनान शहर जो चाइना का है वहां जाता है, और उसी से जो कनेक्टिंग रोड है वो कंबोडिया तक जोड़ती है, वो सिंगापुर तक जोड़ती है। क्या इसके बारे में भारत सरकार चिंतित है? और यदि चिंतित है
तो क्या हम साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट नहीं ले सकते? क्योंकि आज जो समस्या है कि हमको अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध रखने हैं। चाइना नेपाल में भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और जो काम कांग्रेस की सरकार में हो गया सर, कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट साइन करके हमको दिया था कि बफर स्टेट की कल्पना थी हमारी, कि नेपाल भी बफर स्टेट था, भूटान भी बफर स्टेट था, तिब्बत भी बफर स्टेट था। लेकिन तिब्बत देने का, आज रूस को आप जितनी गाली मर्जी दे दीजिए, मैं व्यक्तिगत एक सांसद होने के नाते मैं पार्टी का कोई विजन नहीं रख रहा हूं, लेकिन यदि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि उसने ठीक किया। यदि रूस की सीमा पर यूक्रेन, जिसने की एग्रीमेंट साइन किया कि कभी नाटो हमारे साथ, हम नाटो का पार्ट नहीं होंगे, और आज यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट हो रहा है, तो उसने जो भारत की दुर्गति देखी है कि कांग्रेस ने जब तिब्बत को दे दिया, तो आज चाइना हमारे बॉर्डर पर आ गया है, और चाइना से हम मुकाबला करने में जो है हमेशा परेशान रहते हैं, अपने संसाधन को ले जाते हैं। इसलिए रूस के पास कोई चारा नहीं था यूक्रेन पर अटैक करने के बदले। लेकिन हमको यदि आम लोगों से संबंध बनाना है, नेपाल से संबंध बनाना है, तो क्या हम नेपाल के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? भूटान के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? और यदि बढ़ाना है तो उसके लिए जो माहौल है सर, वो माहौल क्या है? आप बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं और जैन सर्किट की बात करते हैं। मैं दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। ये इस देश में एक विडंबना है सर कि लामा संप्रदाय की स्थापना जो है, मैंने उस दिन कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मेरा गांव है, अतीश दीपांकर ने लामा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। और मंत्री जी, आज तक बुद्धिस्ट सर्किट में विक्रमशिला इंक्लूड नहीं हुआ है। यहां सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं। यदि सारनाथ से आप चलेंगे तो सारनाथ के बाद बुद्ध जो है इटखोरी आए, इटखोरी के बाद वो बांका में भदरिया एक स्थान है, वहां आए, और उसके बाद वो विक्रमशिला गए। और विक्रमशिला से यदि आप देखेंगे तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं। उसी तरह यदि जैन की बात करेंगे तो जैन में भी मैं आपको बताऊं कि जमुई का कुंडा, बस 2 मिनट में मैं स्पीकर साहब अपनी बातें खत्म करूंगा, कि जैन का भी एक सर्किट होना चाहिए। पारसनाथ हमारे यहां है सर, और उसी तरह से जिस भागलपुर में मैं पैदा हुआ, उस भागलपुर में चंपापुरी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जैसे बटेश्वर स्थान एक जगह है और वहां से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है, और वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है, बहुत दिन से इस तरह का डिमांड हो रहा है। दूसरा, हमसे जो नेपाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हमसे जो बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और जो नेशनल हाईवे आप हमारे यहां बना रहे हैं, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यदि वहां भी प्लेन लैंड करे तो बढ़िया है। तो मेरा यह मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को देखने के लिए स्टील वेल रोड की कल्पना को अपने को साकार करना चाहिए। हम इस बजट के समर्थन में खड़े हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।